ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद। टुडे आई विल बी स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 2A। बेटे हमने ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 2 लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं। आई हैव डिलीवर्ड लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। आज के इस लेक्चर में मैं एक लेक्चर नंबर 2A आई विल बी डूइंग प्रैक्टिस फ्रॉम कैप्लॉन एंड BBB। तो मैंने इस लेक्चर का नाम डाला लेक्चर 2A। इट मीन्स इट इज टू बी डिस्कस आफ्टर, आपको देखना चाहिए लेक्चर 2 के बाद। लेकिन आज के इस लेक्चर में आपको कैप्लॉन और BBB जो भी बुक है आपके पास आप निकालिए, कैलकुलेटर आपके सामने होना चाहिए, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग सम ब्यूटीफुल कंसेप्ट्स। हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का आज रिवीजन करेंगे और देखेंगे कि जो भी कंसेप्ट हमने अभी तक सीखे हैं, I have told you so many different concepts in lecture number 1 and 2. So we will be watching whether that we can integrate with Kaplan or with BBB or not. तो आप पहले रजिस्टर ओपन कर लें। आप सभी रजिस्टर ओपन करें। हेडिंग लिखें जी, ऊपर लिखें ग्रेट गुड मॉर्निंग, ग्रेट गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 2A F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 8 एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। मैंने लेक्चर 1 में और 2 में वेरिएबल कॉस्टिंग का वर्ड यूज किया है बिकॉज आई वांट टू डिस्कस दैट इन मार्जिनल कॉस्टिंग वी विल बी ओनली टेकिंग द वेरिएबल कॉस्ट। तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग वर्ड यूज करें और यू यूज वेरिएबल कॉस्टिंग, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। ऐसा कोई घबराने की चिंता की बात है नहीं। इट मीन्स आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर नंबर 8। मैंने चैप्टर नंबर 8 नाम डाला है। अगर आप कैप्लन देखें तो दे हैव डिस्कस बिफोर टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग से पहले उन्होंने डिस्कस कर दिया, ओवरहेड्स के बाद दे दिया। बट मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपको मेथड समझना है एंड आफ्टर दोज मेथड्स, बिकॉज वी हैव जस्ट डिस्कस चैप्टर नंबर 7 सर्विस कॉस्टिंग, अभी हमने लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 डिस्कस किया। उसके बाद आपको मैं चैप्टर नंबर 8 का बोलूँगा, आप बीच में ना करें, जैसे प्रायोरिटी में कह रहा हूँ आप बिल्कुल उसी प्रेफरेंस को अडॉप्ट करें। सो मैं भूपेश आनंद इस समय आपके सामने वेरिएबल अब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के लेक्चर नंबर 2A में हूँ और बड़ी प्यारी सी बात कहना चाहता हूँ दोस्तों। F2 नॉलेज लेवल ACCA, आई थिंक यू मस्ट हैव ऑलरेडी क्लियर F1 और F3 क्लियर कर लिया होगा, क्योंकि जनरली आई रिकमेंड कि F2 आपको F1 और F3 के बाद करना चाहिए। जो जीता वो सिकंदर, लास्ट है बेटा, बस ये एक पेपर क्लियर कर लिया तो आप सीधा स्किल लेवल में आ जाएंगे। ACCA स्किल लेवल और कुछ दुनिया ही अलग हो जाएगी यार। तो आप थोड़ी सी और हिम्मत करें, जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब के सब बंदर बंदरियां। आइए जी, इन सभी बातों के साथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद, आपको टेबल और चेयर में बैठ के पढ़ना है। मैंने आज आपके सामने लेक्चर 2A नो डाउट हम आज प्रैक्टिस भी करेंगे। आप तब तक कैप्लन निकाल लीजिए, अपना कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए। मैं जब तक आई विल टेल यू दैट व्हाट आई हैव डिस्कस इन लेक्चर नंबर 1। इन लेक्चर नंबर 1 इन द एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, और इफ आई से एब्जॉर्प्शन एंड वेरिएबल कॉस्टिंग, मैंने बड़े प्यारे प्यारे से कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किए। स्पेसिफिकली इन लेक्चर नंबर 1 आई टोल्ड यू दैट दिस इज कंसेप्ट A, दैट व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इस चैप्टर में आपको मैं वो कंसेप्ट रिवाइज कराऊं, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट आई मीन बाय प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। ऑल दीज कंसेप्ट्स नो डाउट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अदर चैप्टर्स। तो मेरे को फिर भी लगा कि बिकॉज इनका यूज होना है, तो मैंने कंसेप्ट A में, कंसेप्ट B में और कंसेप्ट C में, कंसेप्ट A में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बताया। ठीक है जी, आपको याद आ रहा होगा, ये कंसेप्ट A डिस्कस किया मैंने, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट। देन आई डिस्कस विद अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट इन लेक्चर नंबर 1, पूरी मार्जिनल कॉस्टिंग, पूरा आप ये समझ लीजिए एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग एक बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे रिलेट करता है और उसका नाम है कंट्रीब्यूशन। इट मीन्स हाउ मच प्रॉफिट इज देयर विच कैन कंट्रीब्यूट टू द फिक्स कॉस्ट। बेसिकली यहाँ पर फिक्स कॉस्ट, यहाँ पर प्रॉफिट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो कंट्रीब्यूशन, दैट इज ओनली व्हेन आई डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट, इट मीन्स द प्रॉफिट विच इज बिफोर फिक्स कॉस्ट, और आई विल से द प्रॉफिट विच विल बी अवेलेबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द फिक्स कॉस्ट। बिकॉज एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट यू हैव टू टेक लॉन्ग टर्म डिसीजंस। आपको लंबी लंबी बड़ी बड़ी डिसीजंस लेनी है यार। शॉर्ट टर्म डिसीजंस में आप प्रॉफिट देखते हैं, आप यू आर डूइंग ACCA, आपको क्या लगता है दिस इज अ शॉर्ट टर्म डिसीजन और अ लॉन्ग टर्म डिसीजन? नो डाउट इट इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। आपकी पूरी लाइफ अफेक्ट होगी इस डिसीजन से। ये जो डिसीजन आज आपने अभी ली है,
आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो द पॉइंट इज सिमिलरली इफ आई टेक ऑफ एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स का लॉन्ग टर्म विजन होता है. इफ दे वांट टू टेक लॉन्ग टर्म डिसीजन, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट, रादर दे आर इंटरेस्टेड इन द कंट्रीब्यूशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन किट, जो मैंने अभी बोला. तो मैंने आपके सामने उसके बाद कंसेप्ट नंबर सी बताया, एंड विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन ओवरहेड्स. व्हाट आई मीन बाय ओवरहेड्स, व्हाट आई मीन बाय अब्जॉर्प्शन, व्हाट आई मीन बाय एलोकेशन, एब्जॉर्प्शन. फिर मैंने आपको अंडर अब्जॉर्प्शन बताया था, ओवर अब्जॉर्प्शन बताया था ऑलरेडी इन द चैप्टर ऑफ ओवरहेड्स. बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि यार वो 3-4 चैप्टर्स वो चैप्टर नंबर 5 में बताया था, अब हम चैप्टर नंबर 8 में आ गए, ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो लेट मी एक्सप्लेन अगेन दोज कंसेप्ट्स. तो मैंने आपको अपना समझ के अंडर अब्जॉर्प्शन एंड ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स की बातें बतानी स्टार्ट कर दी. ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया. फिर मैं आगे चला था एंड आई हैव गिवन यू द इनकम स्टेटमेंट फॉर्मेट. मुझे मालूम है कि आप सबने वो फॉर्मेट जरूर बनाया होगा. बेटा मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं कैप्लॉन के, BBB के, आई विल बी फॉलोइंग दैट फॉर्मेट सो दैट आपके माइंड में वो बस जाए. सबसे पहले हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बातें करेंगे. हम इनकम स्टेटमेंट कभी भी प्रिपेयर करेंगे, वी विल प्रिपेयर एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया, यू कैन कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन, यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट, एंड यू शुड नो. एंड देन वी विल बी फॉलोइंग अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. अभी आने वाले लेक्चर नंबर 3-4 में मैं कुछ केस स्टडीज लूंगा. तो आज लेक्चर 2A में मैंने ये बातें बतानी है. लेक्चर नंबर 2 which you have already seen, this is lecture number 2A. बेटे लेक्चर नंबर 2 में बेसिकली मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट्स बताने की कोशिश की कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होगी तो क्या फॉर्मेट लगाना है, और मार्जिनल कॉस्टिंग होगी तो क्या फॉर्मेट लगाना है. आपने वो बनाए हैं, मैं आज फिर रिपीट करूंगा. मैं आ गया जी लेक्चर नंबर 2A में. आप सभी आज मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं. कहानी किस्मत की अब शुरू हो रही है जी. आपके पास अगर कैप्लॉन नहीं है तो कैप्लॉन ओपन कर लीजिए, BBB है तो BBB ओपन कर लीजिए. बस आप ध्यान से उस बुक को निकालिए और मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइए. मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बातें मैं बताऊंगा अगर आप इजीली देखेंगे तो आपको लॉजिकली क्लियर होगा. थोड़ी सी बातें मैंने BBB और कैप्लॉन की और ज़्यादा एग्जामिनेशन किट को देखा. आई हैव सीन द स्टडी टेक्स्ट तो पहले देख लिया था, एग्जामिनेशन किट को देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने उसके बेसिस पे कुछ और भी प्रिपेयर किया है. तो आप फर्स्ट पॉइंट में लिखें कंट्रीब्यूशन कंसेप्ट इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स. आप सभी लिख रहे हैं contribution concept is being used by management accountants. Contribution concept is being used by frequently used by management accountant because it is a more better concept as compared to profit. बेटे प्रॉफिट तो ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, पुराने ज़माने का कंसेप्ट है. एक ज़माने में निकालते थे प्रॉफिट. आजकल तो हम नए दौर, नई बातें, नए कंसेप्ट की बात करें तो कंट्रीब्यूशन एक बड़ा अच्छा वर्ड है. अच्छा, फिर मैंने सेकंड पॉइंट में एक बार दोबारा से बताने की कोशिश की, बिकॉज एग्जामिनेशन किट में और मॉक टेस्ट में ये बातें गिवन है दैट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, कि भाई कंट्रीब्यूशन के क्या फीचर्स होते हैं. हम उन फीचर्स को देखेंगे. जैसे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल रिमेन सेम एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन. आई थिंक मैंने आपको वेरिएबल कॉस्ट में बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम. एक हर अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स पे वेरिएबल कॉस्ट सेम रहता है. कंट्रीब्यूशन भी हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे पर यूनिट सेम रहता है. मैं टोटल कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा. आई थिंक आप समझ रहे हैं. ये आपको मालूम है, आप लेक्चर 1 और 2 में लिख चुके हैं, बट स्टिल लिखेंगे तो थोड़ा सा एक रिवाइज हो जाएगा. एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट भी कवर हो जाएगा. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल रिमेन सेम एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन and we know that total variable cost जैसे हमने देखा था, तो that on the same basis we can calculate total contribution. When I say total contribution, it means contribution per unit into number of units sold. मैंने कितने यूनिट्स बेचे और एक यूनिट पे कितनी मेरी कमाई कंट्रीब्यूशन है, अगर मैं उनको गुणा कर दूं तो आई कैन कैलकुलेट टोटल कंट्रीब्यूशन. तो आई थिंक ये बातें हमको पता थी, बट आप सिंसियर बच्चे हैं, आप कमर सीधी करके बैठे हुए हैं और आप लिख रहे हैं. ठीक है सर. द नेक्स्ट पॉइंट आपको मैंने कहा, द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट. हम जनरली प्रॉफिट को निकालते हैं और प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट जब लेस कर देंगे तो वी कैलकुलेट द प्रॉफिट. अच्छा, एक बात मैं बताऊं आपको, लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में मैंने बार बार कंट्रीब्यूशन बड़ा ज़्यादा तवज्जो दिया. आई हैव गिवन द इंपॉर्टेंस बिकॉज फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजंस इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ शॉर्ट टर्म डिसीजंस. बेटा शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट को देखते हो,
बट इन द ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स वी हैव टू टेक लॉन्ग टर्म डिसीजंस, और जब लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं तो उस समय कंट्रीब्यूशन को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। तो आपको डिसीजन फिक्स कॉस्ट को माइंड में रख के नहीं लेना, यू हैव टू टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये बात आपको पता थी फिर भी आपने लिख ली, ठीक है सर, लिख लिया सर। अब मैं आ गया जी इलस्ट्रेशन नंबर 1, बिकॉज मुझे आज आपके कैप्लॉन से कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। तो आप सभी एक बार कैप्लॉन ओपन कर लें, मैं भी ओपन करूंगा, और हम उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 1 को सीखेंगे कि भाई इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहना चाह रही है। देखिए जी, मैंने तो कैप्लॉन आपके सामने ओपन कर भी दी। एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, आई एम कमिंग डायरेक्टली टू इलस्ट्रेशन नंबर 1। मैं डायरेक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ रहा हूँ, बट आपके लिए थोड़ा सा ये मैंने ओपन कर दिया है, आपने ऑलरेडी ये सीख लिया है। इनका चैप्टर नंबर ये है, जो भी रहा हो जी, हमें क्या लेना है, हमारा चैप्टर नंबर 8 है। अच्छा, चांस की बात है, इनका भी चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आइए सर, मार्जिनल कॉस्टिंग हमने देख लिया लेक्चर 1 में, 2 में। मैं दोस्तों अब सीधा इलस्ट्रेशन नंबर 1 में आ रहा हूँ। तो कंसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, वी वांट टू एक्सप्लेन, वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वो कहता है जी निम्नलिखित बातें इज रिलेट टू अ कंपनी दैट मेक अ सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनाती है जी, एक ही प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है लैंप, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बना रही है जिसका नाम है लैंप। और उन्होंने आपको 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 पर यूनिट, पर लैंप की कॉस्ट गिवन है कि भाई अगर एक लैंप बेचते हैं तो 600 रुपये का बिक जाएगा। अच्छा, एक लैंप बनाते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट $200 लगेगी, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट $150 लगेगी, एंड द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स विल बी $50। if we produce one unit of lamp, then I will be incurring direct material of $200, direct labor $150, and variable production overhead $50. Variable marginal cost of contribution, marginal वो देख लेंगे, अब वो देख लेंगे। अब आप पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। इट मीन्स आप ये चेक करिए कि अगर 600 रुपये वेरिएबल सेलिंग प्राइस है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 400। तो टोटल 400 हुआ, तो आप 600 में से 400 चलेगा तो $200 इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आराम से आप देखिए, सेल्स दी हुई है 1000 लैंप जब बेचते हैं तो 600, अच्छा 1000 तो 600, 1000 बनाते हैं, 1000 बनाते हैं, और अगर हम 1500 बनाते हैं, इफ वी प्रोड्यूस 1500, वी नो दैट वेरिएबल कॉस्ट अगर अब हम बनाते हैं 1500 तो 1500 के बेसिस पे लगेगी, और 2000 बनाते हैं तो 2000 के बेसिस पे लगेगी, 1000 लैंप्स बनाते हैं तो 1000 लैंप्स पे लगेगी। तो सिमिलर है, क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं खाली क्वेश्चन को इस समय एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is 4 lakhs and 6 lakhs, it means contribution is 2 lakhs and 2 lakhs. Fixed production overheads, आप बताइए जी, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 6 लाख में से फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1,20,000 उन्होंने गिवन है। अच्छा, आपको पता है फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम वेदर इट इज फॉर 1000 यूनिट्स, अगर हम 1000 लैंप्स बनाए या 1500 लैंप्स बनाए, फिक्स कॉस्ट सेम ही रहने वाली है। तो फिक्स कॉस्ट सेम है, 1,20,000, 1,20,000, टोटल प्रॉफिट आ गया 80,000। पर लैंप की आप 200 निकाल लीजिए, प्रॉफिट पर लैंप इतना निकालिए। बेटे इलस्ट्रेशन है, इन्होंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं। हम इस पूरे इलस्ट्रेशन से ये बात समझे हैं कि एक होती है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, चाहे आप 1000 लैंप बनाए चाहे 1500 लैंप बनाए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल रिमेन सेम। आप चेक करिए, $200 यहाँ पे भी है, $200 यहाँ पे भी है, टोटल कंट्रीब्यूशन चेंज होगी। यहाँ पर चेक करिए जी, टोटल कंट्रीब्यूशन है 2 lakhs, और यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन है 3 lakhs। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो हमने सीखा, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट विल रिमेन सेम, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है, तो कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स कॉस्ट लेस कर दें तो प्रॉफिट ही आएगा, ठीक है जी, वो कैलकुलेट कर लिया है। इसके लिए भी मैंने कुछ छोटी सी 1-2 स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। बेटे भले ये इलस्ट्रेशन है, अगर आप लिख लेंगे तो आगे आपका फायदा रहने वाला है। मैंने लिखा जी नोट नंबर 1 में, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम, वी नो दैट। सिमिलरली आई कैन से ऑन द सेम बेसिस आई कैन से contribution per unit, on the same basis I can say contribution per unit will remain same। contribution भी एक यूनिट की सेम ही रहती है। There are 2 production levels, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 प्रोडक्शन लेवल्स दिए हैं, एक तो 1000 लैंप्स के लिए दिया है और दूसरा 1500 लैंप्स के लिए दिया है, which we have already seen।
मैंने खाली ये बताने की वैसे लिख दिया आपको समझाने के लिए। नोट नंबर 3, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट और फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पर जो है $1,20,000 है, जो 1000 लैंप्स में और 1500 लैंप्स में दोनों में सेम रहेगी, वो हमने देखा ही है, तो इसमें कोई घबराना नहीं है। ठीक है जी, तो मुझे लगता है आपको बात समझ आ गई है। मैं नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा हूँ, सो दैट कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ आ जाएं और उसको पढ़ें थोड़ा सा। ठीक है जी, आइए आइए जी, टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आपके इरादे बुलंद हैं, कैलकुलेटर आपके सामने है और पूरी ईमानदारी से मेरे साथ आप करेंगे। देखिए तभी मैंने लेक्चर 2A डाला है कि मैं आपको कुछ प्रैक्टिस भी कराऊं। ठीक है सर, तो कंपनी मेड ओनली वन प्रोडक्ट, वो कहता है ये एक कंपनी है जो एक ही प्रोडक्ट बनाती है, एक ही प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी। अ कंपनी ओनली मेड वन प्रोडक्ट। अच्छा, उसमें डायरेक्ट लेबर लग रहा है $3 का, डायरेक्ट लेबर मटेरियल इतना लग रहा है, लेबर इतना लग रहा है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये बेटे फिक्स कॉस्ट है। ये चेक करो जी, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स है $4, इट मीन्स एब्जॉर्प्शन रेट है। और आपको पता ही है ओवरहेड्स में एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, बजटेड फिक्स कॉस्ट अपॉन बजटेड ओवरहेड्स, यू नो दैट। दिस इज वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। आराम से, डायरेक्ट मटेरियल $3 है, डायरेक्ट लेबर $6 है, डायरेक्ट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स $2 है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट $5 है। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज $25। एक यूनिट को जब हम बेचते हैं तो $25 का बिकता है। अच्छा आप ये बताओ जी, वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितनी है, 6, 3 और 6 9 और 2 11 और 5 16। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। 25 में से 16 चले गए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $9 पर यूनिट आ गया। बेटे मुझे नहीं पता ये उन्होंने कैलकुलेट करने को बोला भी है या नहीं, बट स्टिल मैं वैसे बताना चाहता हूँ कि $9 आ गया। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड वर 3000 एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड वाज 25,000। तो जी सेल्स जो हमने की वो 3000 यूनिट्स की एंड एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड आपको पता है इन मार्जिनल कॉस्टिंग, इन वेरिएबल कॉस्टिंग हम इनकर्ड ओवरहेड्स लेते हैं। ठीक है, वो आप देख लेंगे। कैलकुलेट टोटल कंट्रीब्यूशन ऑन ड्यूरिंग द पीरियड, बड़ी सिंपल है जी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने $9 निकाल लिया। आपने बेचे कितने उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3000, तो $9 इंटू 3000 27,000 आ गई, आपको टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई। अच्छा उसके बाद वो कह रहा है टोटल प्रॉफिट निकालिए। टोटल प्रॉफिट में क्या है, आप टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड लेस कर दें, जो यहाँ पर है फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड कितनी है 25,000, तो 27,000 में से 25,000 चले गए, $2,000। बेटे मैंने तो मुँह ज़बानी कर दिया। आइए सर, आइए एक बार देखें कि मैंने अपनी उसमें स्लाइड में क्या लिखा है। आइए सर प्लीज़, सभी बच्चे देखेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज $25। लिखना है बेटा, लिख के करना है। आप जितना लिखेंगे आपके माइंड में कंसेप्ट ज़्यादा जल्दी जाएंगे और वहाँ पर आप इजीली MCQs या सब्जेक्टिव टाइप कर पाएंगे। तो $25, डायरेक्ट मटेरियल $3, डायरेक्ट लेबर $6, प्रोडक्शन ओवरहेड्स $2, सेलिंग कॉस्ट $5। ना मैंने वेरिएबल कॉस्ट ही ली है ये सारी। आपको पता ही है कि मार्जिनल कॉस्टिंग भी ओनली टेक वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने खाली वेरिएबल कॉस्ट ली है। और वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखें 6 3 9 और 2 11 और 5 16, ये 16 आ गई जी, है ना। इन्होंने कैसा सॉल्व किया वो अलग बात है, हम तो उसी तरह से करेंगे जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया है। कंट्रीब्यूशन ये आ गया जी, टोटल कंट्रीब्यूशन इज $27,000। आई थिंक ईजी था, मुश्किल था ही नहीं। मैं उसके बाद आ गया जी, आई वांट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट बिकॉज सेकंड पार्ट में बेटे प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का मतलब है जो लास्ट में बचा फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में जब हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं तो अभी हमने फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट उसमें से लेस नहीं किया होता। तो मैंने लिखा है जी 27,000 टोटल कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट $25,000, प्रॉफिट इज $2,000। प्रॉफिट $2,000 है। आपके सामने मैंने क्वेश्चन कर भी दिया। मैं अभी आज इसी लेक्चर 2A में, because in lecture 2 I have already told you what are the income statement and how we can prepare the income statement। तो बेटा एक बड़ा प्यारा सा इलस्ट्रेशन नंबर 2 है जो मैं करना चाहता हूँ इसी लेक्चर में। तो आप जल्दी से लेक्चर इलस्ट्रेशन नंबर 2 को अपने सामने रखेंगे, पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद आगे देखेंगे। तो आइए जी, मैं भूपेश आनंद इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ गया। आप सभी आ रहे हैं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड हाउ वी कैन प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट्स। इन्होंने दिए हुए इनकम स्टेटमेंट्स, बेटे मैंने बड़े इजी तरह से बताया आपको इनकम स्टेटमेंट। आप देखो इनकी जो इनकम स्टेटमेंट है थोड़ी सी मुझे डिफिकल्ट लगती है, इसलिए मैंने अपना कंसेप्ट बताया है वही। हाँ, थोड़ा सा मैंने प्रेजेंटेशन हल्की सी चेंज कर दी कि आपको लॉजिकली ज़्यादा समझ आए।
है ना, बिकॉज वी विल बी यूजिंग द सेम कंसेप्ट इन F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जब आप स्किल लेवल में जाएंगे तो मैं इसी फॉर्मेट को यूज़ करूंगा, इसी लॉजिक को यूज़ करूंगा। तो मैंने उन्हीं बातों को यूज़ करने की बात की है। आइए जी, आइए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय खड़ा हूं और लेक्चर नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 की बातें कर रहा हूं। इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंटरी ऑन प्रॉफिट, मतलब इन्वेंटरी का इम्पैक्ट प्रॉफिट में क्या होगा। इट मीन्स अगर आपके पास ओपनिंग क्लोज स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंटरी है या क्लोजिंग इन्वेंटरी है, बिकॉज इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वी एब्जॉर्ब द फिक्स कॉस्ट, fixed production cost, and in case of variable costing we only take into account variable cost। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हो, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री हो, तो जनरली देयर इज अ डिफरेंस, जनरली देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रॉफिट इन एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो उसके लिए मैं लेक्चर नंबर 3 में और 4 में बताऊंगा दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं जी। एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है सर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल, और ये दिया हुआ जी फिक्स्ड, मैंने फिक्स के नीचे अंडरलाइन कर दिया फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स $5। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। आगे लिखा हुआ है द कंपनी प्रोडक्शन फिगर वाज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल आउटपुट ऑफ 36,000 पर एनम। अब देखो, आपको उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। ऊपर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी है महीने की दी हुई है ना। आपको अभी वो बोलेंगे जो कैलकुलेट भी करना है वो महीने के लिए निकालना है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन, बिकॉज जनरली वी अब्जॉर्ब द ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल बेसिस। एब्जॉर्प्शन रेट तो एनुअल में भी निकल सकता है, मंथली भी निकल सकता है, वीकली भी निकल सकता है। तो हम एब्जॉर्प्शन रेट निकाल रहे हैं जी, एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बजटेड आउटपुट 36,000 यूनिट पर एनम दिया है। तो एक महीने की कितनी होगी बजटेड आउटपुट? 3,000 यूनिट्स। ठीक है, द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एक्चुअली इनकर्ड। अब देखो, जो एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड है वो महीने के दे दिए उन्होंने। ये चालाकी करी है कि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है। एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड उन्होंने महीने के दिए हैं और बजटेड आउटपुट उन्होंने एनएम की दे दी है, बजटेड यूनिट्स उन्होंने एनएम के दे दिए हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यूनिट गधे गधे एक तरफ, घोड़े घोड़े एक तरफ। इट मीन्स इफ इंफॉर्मेशन इज एक्चुअल इंफॉर्मेशन इज गिवन और यू हैव टू कैलकुलेट फॉर अ मंथ ऑफ मार्च, in that case you have to calculate everything on the basis of March or for a month। ठीक है सर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस फिक्स दिए हुए 10,000 पर मंथ, वेरिएबल दिए 15% ऑफ सेल्स वैल्यू। ओके, द सेलिंग प्राइस इज $50। वो कहते हैं जी एक यूनिट को बेचने में $50 लगते हैं। एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड, बेचे इतने, बनाए इतने, बेचे इतने, इसका मतलब देयर इज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 500 यूनिट्स। बेटे आपने बनाए 2,000 यूनिट हैं और बेटे आपने बेचे 1,500 यूनिट हैं। इसका मतलब आपने एब्जॉर्ब 2,000 यूनिट पे किया होगा और इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री 500 यूनिट्स है। प्रिपेयर द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेक्चर 2 में मैंने जो आपको फॉर्मेट दिए थे, मैं अभी वो फॉर्मेट दोबारा से दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप भूल भी सकते हैं। क्या पता आप में से काफ़ी बच्चों ने नहीं बनाए हो। आज हम उस इलस्ट्रेशन को, उस पॉइंट को करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कैसे बनाना है। आइए जी, पहले हम सभी डाल हाथों में हाथ एक बार फॉर्मेट बनाएंगे, अगर हमने सच में प्रिपेयर नहीं किया तो। देखिए, आज अगर आप ईमानदारी से कर लेते हो तो लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 और जो भी लेक्चर्स में आगे लेने वाला हूँ, आपको लॉजिकली ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ऊपर हेडिंग लिखिए, महीने की इंफॉर्मेशन दी है। प्रोडक्शन एक महीने में 2,000 यूनिट्स हैं। एक महीने में सेल्स, इन 1 मंथ सेल्स आर 1,500 यूनिट्स। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 1 मंथ इज 500 यूनिट्स। आराम से, प्रोडक्शन इज 2,000 यूनिट्स, सेल्स इज 1,500 यूनिट्स एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 500 यूनिट्स। एक महीने की आराम से। बेटे ये लिखा है, फिर भी लिखेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा समझ आता है यार। अच्छा, अब बिफोर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट, हम क्वेश्चन को करने से पहले एक बार फॉर्मेट दोबारा से प्रिपेयर कर लें। रटना बिल्कुल भी नहीं है, आप लॉजिकली बनाएंगे तो आपको समझ आएगा। जैसा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर नंबर 2 कि भाई इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। जैसे ऊपर मैंने लिखा फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग, आप यहाँ पर मार्जिनल भी लिख सकते हैं बेटे, कोई टेंशन की बात है नहीं। मार्जिनल कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग भाई बहन है। सेल्स लिखते हैं जी पहले,
उसमें से लेस वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, तो मैंने लिखा जी सेल्स का मटका बनाया, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वेरिएबल कॉस्ट है जी जो हम लिखते हैं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है सर। ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो आप इलस्ट्रेशन कर रहे हैं इसमें ओपनिंग वैल्यूएशन कुछ भी गिवन नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट गिवन विद मार्च की इन्फॉर्मेशन दी है। फरवरी की होती तो जो फरवरी का क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक बनता मार्च का, बट हमें फरवरी की इन्फॉर्मेशन वी आर नॉट गिवन विद, वी आर ओनली गिवन विद मार्च, तो मैं मार्च की इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं, आराम से चेक करिए जी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप पहले बनाएंगे ना तो समझ आएगा, आप लेक्चर 2 में नहीं बनाया तो इसलिए मैंने जान के वो फॉर्मेट कॉपी पेस्ट किए कि भाई आप एक बार प्रिपेयर करो। पॉइंट इज, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम खाली वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं और फिर ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस कर देते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे, और हम कैलकुलेट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इफ नथिंग इज गिवन वी ऑलवेज फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसीलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करते हैं। दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप ऐड कीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालिए। सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आई थिंक आप यहाँ तक तो कर ही चुके हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप जब वेरिएबल एडमिन या ऑफिस ओवरहेड्स लेस करेंगे एंड लेस वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, मतलब सारी वेरिएबल लेस कर दीजिए, तो आपके सामने आ जाएगा, आपके सामने आएगा कंट्रीब्यूशन, जिसके लिए हम पागल हुए हैं एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो मैंने कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद उस कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि ऐसा प्रॉफिट जो कंट्रीब्यूट करेगा फिक्स कॉस्ट में, तो लेस फिक्स कॉस्ट कर दीजिए। अच्छा, फिक्स कॉस्ट कौन सी? फिक्स कॉस्ट इनकर्ड। मार्जिनल कॉस्टिंग में एब्जॉर्ब करते ही नहीं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एब्जॉर्ब करते हैं। मैंने लेक्चर नंबर 2 में भी आपको डिस्कस किया। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर्ड, फिक्स्ड एडमिन ओवरहेड्स इनकर्ड, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स इनकर्ड, मैं सारे इनकर्ड लेस कर दूंगा और बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाएगी। आप सभी के सभी इस स्टेटमेंट को बना रहे हैं। देखिए आपका फायदा भाई साहब, नॉलेज लेवल आपको क्लियर करना है और सीधा F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आपको तभी ज़्यादा लॉजिकली समझ आएगा जब आप ये बनाएंगे, है ना। पास होना एक अलग बात है, नहीं तो F5 में अटक जाएंगे यार। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में करना तो पड़ेगा ही, और ईजी है, अभी एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। इसी तरह से आप सभी क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का भी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर हम इस इलस्ट्रेशन को करेंगे। देखिए मैं चाहता तो ये इलस्ट्रेशन नहीं भी कराता क्योंकि सॉल्व है, लेकिन मेरा प्यार देखिए कि मैं कैप्लन से BBB से आपको वो भी करा रहा हूँ, फिर फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आपको लॉजिकली समझ आए। तो आप लिखिए जी प्रॉफिट और इनकम स्टेटमेंट आफ्टर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, सेल्स, हम पहले सेल्स लिखते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट लेस नहीं करते, हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस करते हैं, और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वेरिएबल भी आती है और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी आते हैं। तो मैंने लिखा जी वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सब कुछ जो भी वेरिएबल है। फिर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये डिफरेंस है बेटा। ये मार्जिनल कॉस्टिंग में और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी लेते हैं। फिर बाकी तो सेम ही है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, वो लेस कर देते हैं। बैलेंसिंग फिर आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब लेस करते हैं तो फिर फिगर आती है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या लेस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से वी डिडक्ट एडमिन ओवरहेड्स। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड्स के फिक्स्ड और वेरिएबल तो पहले ले लिए, मार्जिनल कॉस्टिंग में कहा था सारी फिक्स कॉस्ट लेते हैं, आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखा है लेस एडमिन ओवरहेड्स वेरिएबल फिक्स्ड, लेस सेलिंग ओवरहेड्स वेरिएबल फिक्स्ड, और नेट प्रॉफिट सीधा निकाल देते हैं। इट मींस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वी डू नॉट कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, ये बात आपको मालूम है। दूसरी बात, यहाँ पर क्योंकि हम एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स लेते हैं, बिकॉज हमने एब्जॉर्प्शन रेट पहले कैलकुलेट किया होता है, तो यहाँ पर केस हो सकता है कि एब्जॉर्ब्ड और एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड में डिफरेंस आ सकता है।
तो उस डिफरेंस को हम बोलते हैं अंडर अब्जॉर्प्शन और ओवर अब्जॉर्प्शन। वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, उसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं और बैलेंसिंग फिगर आ जाती है नेट प्रॉफिट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैं अब आज आपके सामने इसी इलस्ट्रेशन को इन्हीं फॉर्मेट्स में कर रहा हूँ। आप सबने अगर फॉर्मेट्स बना दिए हों तो ईमानदारी से क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़ेंगे। मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा अपने फॉर्मेट्स में। बेटे उन्होंने सॉल्व किया है कैप्लन वालों ने, बट ज़्यादा बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा। देखिए आंसर खाली निकालना वो एक अलग बात है, लेकिन समझ के यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर, वो एक अलग बात है। तो मैंने लिखा जी फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट वेरिएबल कॉस्टिंग। मैंने लिखा सेल्स $75,000, क्योंकि 15,000 यूनिट्स हमने 1500 यूनिट बेचे हैं, सेल्स 1500 यूनिट की है, प्रोडक्शन 2000 यूनिट का है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 500 यूनिट्स का है। एक यूनिट को हम $50 में बेचते हैं, तो 1500 यूनिट इंटू $50 आ गया जी $75,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। पहले देखो मैंने आपको बताया था लॉजिकली भी कि आप पहले मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच लगाएं, वो थोड़ी सी इजी पाई गई है, क्योंकि इसमें ना तो अंडर अब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करना पड़ता है ना ओवर अब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करना पड़ता है, और कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको ज़्यादा समझ आएगा अगर आप इनकम स्टेटमेंट पहले मार्जिनल कॉस्टिंग की बनाते हैं। तो मैंने लिखा लेस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन थी $15 पर यूनिट, और 2000 यूनिट्स आपने बनाए। $15 मैंने ऐड कर दिया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिक्स नहीं लेंगे क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच लगा रहे हैं। आप चेक करिए कि आप सभी का $15 आ रहा है, $15 आ रहा है। अच्छा, अगर 15 आ रहा है तो 2000 इंटू 15 तो $30,000 आ गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है। ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं इन्वेंट्री का, क्लोजिंग बैलेंस है इन्वेंट्री 500 यूनिट, तो 500 यूनिट का अगर आप लेस करें बैलेंस, तो 500 यूनिट हमने ऊपर 15 रुपये के हिसाब से किया, तो उनकी वैल्यूएशन कितनी आएगी 500 इंटू 15 दैट कम्स टू 750। तो बेटे मैंने उसको लेस कर दिया 7,500 रुपये, $7,500, 7,500 पाउंड्स लेस कर दिया, दैट इज द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी। तो 30,000 माइनस 7,500 दैट कम्स टू $22,500, $22,500 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया जी, और क्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्योंकि कंट्रीब्यूशन से पहले कंट्रीब्यूशन तभी आता है जब हम सारी वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी 52,500। 52,500 में हमने लेस कर दिया जी वेरिएबल एडमिन ओवरहेड्स एंड लेस वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, क्योंकि हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन। तो मैंने वेरिएबल लेस किया एडमिन, वेरिएबल लेस किया सेलिंग, और 11,250 मैंने लेस कर दिया, दैट कम्स टू, अब ये एडमिन तो है ही नहीं, और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स गिवन है 15% ऑफ सेल्स वैल्यू, और सेल्स वैल्यू $75,000, क्योंकि 1500 यूनिट बेचे हैं $50 के हिसाब से, वो आपने देखा। तो 15% ऑफ 75,000 दैट कम्स टू 11,250। तो ये आपके सामने आ गया जी कॉन्ट्रीब्यूशन $41,250, $41,250 आपके सामने ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। लेस फिक्स कॉस्ट कर देंगे, फिक्स कॉस्ट इनकर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, एडमिन दिए ही नहीं हुए, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए इनकर्ड, फिक्स प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिक्स प्रोडक्शन फैक्ट्री ओवरहेड्स 15,000, फिक्स सेलिंग ओवरहेड 10,000, ही आपके सामने प्रॉफिट आ गया। बेटे मैं सच कह रहा हूँ, मुश्किल है नहीं, सच में कह रहा हूँ बेटे, मुश्किल नहीं है, आपके सामने है, बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है बेटा। अब मैं इसी को अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में करूं तो आपको फिर ज़्यादा समझ आएगा कि एब्जॉर्प्शन और मार्जिन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, सेल्स दोनों में सेम होगी, हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिफरेंट होगी, हाँ, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री भी डिफरेंट होगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी एब्जॉर्ब करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट। तो मैं थोड़ा उस वजह से क्या होगा, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री चेंज हो जाएगी। तो ऊपर लिखा जी मैंने सेल्स $75,000, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आई थिंक ये तो मार्जिनल कॉस्टिंग में भी था, 2000 यूनिट्स बनाए हैं, $15 का रेट है, तो बेटे ऊपर $30,000 आ गया। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस पता किस बात का है, बिकॉज हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी एब्जॉर्ब करते हैं, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हम एब्जॉर्ब करते हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो $10,000 कैसे आया, 5
डॉलर का एक एब्जॉर्प्शन रेट है, 1 यूनिट का उसने बताया $5 पर यूनिट, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। एक बच्चा ढूंढ रहा है, बेटे कमर सीधी करके नहीं बैठे ना आप, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी रखो और देखो क्वेश्चन में $5 दिया हुआ है और एब्जॉर्प्शन रेट आपने बनाए कितने, 2000 यूनिट, तो 2000 इंटू $5, $10,000 आपके सामने आ गया। अच्छा ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो है ही नहीं, तो मैंने तो डैश कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अब यहीं पे चेंज आएगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी लेते हो, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू चेंज आ जाएगी। उसके लिए हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, दो मैं लेक्चर नंबर 3-4 में बताऊंगा दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अभी समझ लें 500 यूनिट थे आपके पास, ठीक है सर, 500 यूनिट थे और 500 यूनिट थे, तो आप ये बताइए जी 200 उसका रेट क्या था, 500 यूनिट के आपने 20 रुपये के हिसाब से किया तो 10,000 की वैल्यूएशन आ गई। 20 रुपये कैसे आए बेटे, 15 रुपये ये वाले और 5 रुपये ये वाले, मतलब वेरिएबल $15 और फिक्स्ड और फिक्स्ड $5, 15 और 5 20, तो 500 इंटू 20, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30,000। आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आपने 40,000 रुपये खर्च किए, उसमें से 10,000 लेस कर दिए, तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड $30,000, ग्रॉस प्रॉफिट इज 45,000, 75,000 माइनस 30,000 दैट कम्स टू 45,000। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब इसमें से हम लेस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से एडमिन ओवरहेड्स। अच्छा एडमिन तो है ही नहीं, तो मैंने क्रॉस ही मार दिया। अच्छा मैंने क्योंकि फॉर्मेट ही कॉपी पेस्ट किया, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, जान के लिखा है कि आपको पूरी इनकम स्टेटमेंट जब पता होगी तो इजीली कर पाएंगे। लेस सेलिंग ओवरहेड्स, इसमें वेरिएबल भी लेते हैं फिक्स भी लेते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन तो कैलकुलेट ही नहीं करते हैं हम एब्जॉर्प्शन में, तो बेटे वो 23,750 आ गया। अच्छा आप एक चीज़ बताओ, मुझे एक बात बताओ पहले कि आपने यहाँ पर देखा कि एक साल में 36,000 यूनिट बनाने हैं और उन्होंने कहा जी हमने एब्जॉर्प्शन रेट 36,000 यूनिट्स के बेसिस पे लिया है, इसका मतलब एक महीने में 3,000 यूनिट्स बनेंगे। क्योंकि मार्च की कैलकुलेशन दी है तो मैं सारा कुछ मार्च एक महीने के बेसिस पे करूँगा, तो 3,000 यूनिट्स बनेंगे और एक्चुअली में बने कितने, 2,000। और मैंने आपको बताया हुआ है कि बेटे या नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा कि अगर प्रोडक्शन या ओवरहेड्स में तो अभी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इफ एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन बजटेड प्रोडक्शन देन इट इज अ केस ऑफ अंडर अब्जॉर्प्शन, बताया हुआ है। यहाँ पर एक्चुअल प्रोडक्शन है 2,000 यूनिट्स एक महीने की मार्च की, और बजटेड प्रोडक्शन है 3,000 यूनिट्स एक महीने की, इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ अंडर अब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन रेट कितना आ गया, $5, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितने आ गए, 10,000, बट इनकर्ड कितने हुए, 15,000। आप देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने $15,000 दिए थे, ये देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में जब आपने कैलकुलेट किया था तो आपने $15,000 लिए थे बेटा, ये लो ये देखो ये देखो ये रे, क्योंकि आपने इनकट लिए थे। अब आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एब्जॉर्ब करना है ऑन द बेसिस ऑफ रेट, और वो $5 पर रेट है और आपने बनाए 2,000, तो आपने $10,000 एब्जॉर्ब किए, बट एक्चुअली इनकट तो 15,000 हुए बिकॉज एक्चुअल प्रोडक्शन लेस है, इसलिए इट इज अ केस ऑफ अंडर अब्जॉर्प्शन। अच्छा अंडर अब्जॉर्प्शन का मतलब है आपने खर्चा ज़्यादा किया लेकिन चार्ज कम किया, इसका मतलब खर्चा जब ज़्यादा हो गया है ना, तो है तो नुकसान ही। अच्छा नुकसान है तो लेस करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, तो वो बात मैंने पहले कैलकुलेट कर दी, फिर मैं इनकम स्टेटमेंट में आ रहा हूँ। बजटेड इज 3,000, एक्चुअल इज 2,000, एब्जॉर्प्शन रेट इज $5, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज $10,000, इनकर्ड इज $15,000। अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इज $5,000, अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इज $5,000। तो आप चेक करिए यहाँ पर मैंने वही लिखा है, लेस दिस अंडर अब्जॉर्प्शन 5,000 लेस कर दिया क्योंकि खर्चा तो ज़्यादा किया है, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया 18,750, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 16,250। सो देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, देन इट हैज़ टू बी रिकंसाइल्ड। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उम्मीद है कि आपको बातें समझ आ गई हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चियर।